स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द आई, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बच्चों आई टॉपिक जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खासा इम्पोर्टेंट है और खास करके डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो आप अच्छे से ही स्टडी कीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन वहाँ से रहता ही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं आई के बारे में। बच्चों आई का डायग्राम हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर, बच्चों इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक्स, जो आई का एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाता है। और ये जो बच्चों यहाँ से आप आउटर सबसे आउटर कवरिंग आप आउटर लेयर आप देख रहे हैं, इस आई के सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। और बच्चों कॉर्निया जो है लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्रैक्ट करता है। जैसे आप जानते होंगे लाइट में रिफ्रैक्शन का काम लेंस का होता है, लेकिन कॉर्निया मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ताकि लेंस को रेटिना पे लाइट को रिफ्रैक्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए कॉर्निया का काम क्या है तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं आइरिस। इसमें क्लियर कट आपको दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट आइरिस कहलाता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करके अगर मैं एक आई बना दूं और ये आई बना दूं तो बच्चों ये जो राउंड होता है ये आइरिस का होता है और बीच में एक छोटा सा होल होता है। आप देखेंगे आइरिस का इस तरह से डायफ्राम होता है, ऑपेक है ये, और बीच में एक छोटा सा होल होता है। इस छोटे से होल को प्यूपिल कहते हैं। चूंकि इस आई को वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक लाइन दिख रहा है आइरिस का। ये टोटल पार्ट आइरिस है बच्चों, डायफ्राम होता है और ऑपेक होता है और बीच में छोटा सा होल है जो प्यूपिल कहलाता है। और ये आइरिस ही है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आंख को ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की आवश्यकता है तो ये आइरिस रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आंख के अंदर इन कर पाता है। लेकिन अगर कहीं हम लोग ब्राइट लाइट में है तो आंख को कम लाइट की आवश्यकता होती है, उस केस में जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट इज अलाउड टू गो इनसाइड द आई। इस तरह से हम लोगों का आंख प्रोटेक्ट हो पाता है। बच्चों तो ये मैं बता रहा था ये आइरिस है और ये कलर्ड पार्ट होता है। आइरिस का दो काम है, एक अभी मैंने आपको बताया प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है और दूसरा काम है इसका आई के कलर डिसाइड करता है। आप देखेंगे बच्चों किसी का आई ब्राउन कलर का होता है, किसी का आई ब्लैक कलर का होता है, तो कलर डिसाइड करने का काम किसका है, आइरिस का होता है। डिपेंड करता है जो आइरिस किस कलर का है। तो बच्चों ये आइरिस आप देख रहे हैं और आइरिस के बीच में आप यहाँ पे एक होल देख रहे हैं, जो इस होल को मैंने रिप्रेजेंट किया, इस होल को प्यूपिल कहा जाता है। और बच्चों ये जो है हम लोगों का लेंस का पार्ट है, ये है, और इस लेंस का एक पार्ट ऊपर होल्ड होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा और नीचे वाला पार्ट नीचे होल्ड होता है। तो इस वाला ये जो मसल्स आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल कहते हैं। और सिलियरी मसल्स का काम क्या है बच्चों, तो लेंस को होल्ड करके रखना ताकि लेंस प्रॉपर जगह पे फिक्स रहे और जब भी आवश्यकता हो तो लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाया जा सके या लेंस के फोकल लेंथ को घटाया जा सके। बच्चों सिलियरी मसल्स का काम क्या हो सकता है, दो काम है, एक लेंस को प्रॉपर जगह पे फिक्स करके रखना और दूसरा लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाना या फोकल लेंथ को कम करना। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
बच्चों अक्वस ह्यूमर क्या है? तो लेंस के आगे वाला पार्ट में, ये आगे वाला पार्ट में एक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड, जिसको कहते हैं अक्वस ह्यूमर। और इस लेंस के पीछे वाले पार्ट में भी लिक्विड होता है, जहां जिसे कहते हैं हम लोग विट्रियस ह्यूमर। बच्चों अक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर दोनों साइड से लेंस के कांटेक्ट में होता है, ताकि लेंस का सरफेस मॉइस्ट रहे और लेंस में अगर एक्सटेंशन हो, सिलेरी मसल्स उसको कभी एक्सटेंड करता है तो कभी रिलैक्स करता है, तो जब इलाजमेंट हो लेंस में तो लेंस का सरफेस डैमेज ना हो, इसके कारण दोनों तरफ से लिक्विड है, ताकि इस लेंस के सरफेस को इंटैक्ट रखा जा सके। बच्चों अब आते हैं हम लोग इस आई बॉल के सबसे पीछे वाले पार्ट में अगर आएंगे, पीछे वाले पार्ट में अगर मैं आऊं इस वाले पार्ट में, तो बच्चों इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको इस वाले पार्ट में आ जाऊं, तो इस वाले पार्ट को बच्चों कहते हैं रेटिना। और रेटिना का मतलब होता है स्क्रीन ऑफ द आई, जिस जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है। बच्चों रेटिना जो है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होल्ड करता है, और ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स। बच्चों रॉड सेल्स डीम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोन सेल्स ब्राइट लाइट में चीजों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोन सेल्स का एक और प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट कलर को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो बच्चों लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स इसी रेटिना में होता है, जिसके कारण डिफरेंट कलर्स भी हम लोग रिसीव कर पाते हैं और चीज़ों को अच्छे से देख भी पाते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व कहलाता है। और ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल करके ये जाता है ब्रेन के पास। किसके पास? ब्रेन के पास। बच्चों आई के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। फिर ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उस इमेज को सीधा करके फिर हम लोगों को दिखाता है। तो और जहां से ऑप्टिक नर्व बच्चों ओरिजिनेट होता है, इस वाले पार्ट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स एब्सेंट होता है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और ये वो साइट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व एराइज होता है और ब्रेन के लिए जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल ये आई का डायग्राम है। एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ। आई का सबसे आउटर कवरिंग स्क्लेरोटिक्स का होता है, काफी हार्ड होता है। आई का सबसे फ्रंट वाला पार्ट ये इसको कह लें, फ्रंट वाला पार्ट, इसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के जस्ट बाद लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे एक मस्कुलर डायफ्राम मिलता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसे आइरिस कहते हैं। बच्चों आइरिस का काम होता है आई के कलर डिसाइड करना और प्यूपिल के साइज को डिसाइड करना। इस सेंटर में जो देख रहे हैं खाली वैकेट स्पेस है, जिसके थ्रू लाइट आंख के अंदर इन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा होल है, उसी होल को यहाँ दिखाया गया जिसके थ्रू लाइट आई के अंदर इन करता है, इसे प्यूपिल कहा जाता है। बच्चों प्यूपिल का काम क्या है? तो प्यूपिल इज जस्ट एबल टू डिसाइड the amount of light entering into the eye according to need of the eye। आंख को क्या आवश्यकता है, कितने लाइट की आवश्यकता है, उतने ही लाइट जाने के लिए अलाउ करता है ये प्यूपिल। और प्यूपिल के साइज को कौन डिसाइड करता है बच्चों? तो प्यूपिल के साइज को डिसाइड करता है सिलियरी मसल्स। करेक्ट। इसके बाद आते हैं लेंस पे। फिर मुझे मिलता है लेंस। बच्चों ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का, जेली लाइक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का बना होता है लेंस, और ये कनकेव टाइप का होता है, बाई कन्वेक्स होता है, बाई कन्वेक्स टाइप का। लेंस के बाद जब आते हैं तो यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ मिलता है मुझे। इस लिक्विड को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर लेंस के सरफेस को मॉइस्ट रखता है ताकि लेंस का सरफेस इंटरैक्ट हो सके।
क्योंकि सिलियरी मसल्स मैंने आपको बताया यहाँ पे लेंस को होल्ड करके रखता है सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स इधर भी होगा और इधर भी होगा। सिलियरी मसल्स टाइम टू टाइम इस लेंस को बड़ा करता है और टाइम टू टाइम छोटा करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। किस समय हम लोग कितने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है उसके अकॉर्डिंग ये सिलियरी मसल्स लेंस के साइज को छोटा या बड़ा कर रहा होता है। तो इसके सरफेस को इंटैक्ट रखने के लिए दोनों ओर से लिक्विड प्रेजेंट होता है ताकि लेंस के सरफेस को मॉइस्ट रखा जा सके। फिर मैंने आपको बताया आई के सबसे बैक वाले पोर्शन को रेटिना कहते हैं, जिसे स्क्रीन ऑफ द आई कहा जाता है और जिस पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा तो आपको पता होगा, इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होगा क्योंकि रियल इमेज बनता है। इसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व के द्वारा आई में इमेज का फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचता है। अब ब्रेन उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके एक सुंदर इमेज आपको दिखा पाता है, इरेक्ट इमेज दिखा पाता है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शन। पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शन। बच्चों ये सारी बातों को मैं एक एक करके डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कॉर्निया क्या है बच्चों? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो फ्रंट पार्ट में होता है, आई बॉल के सबसे फ्रंट पार्ट में होता है। काम क्या होगा बच्चों कॉर्निया का? तो लाइट इंटर्स द आई, इस कॉर्निया के थ्रू लाइट इन करता है, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉर्निया लेवल। कॉर्निया पे ही लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या है? तो आई के फ्रंट पार्ट में डायफ्राग्म होता है, एक ओपेक डायफ्राग्म होता है जो प्यूपिल के साइज को डिसाइड करता है। जो ओपेक होगा सर्कुलर डायफ्राग्म होगा, क्या करेगा? कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्यूपिल के साइज को डिसाइड करने का काम किसका है? आइरिस का है। लेकिन साथ में आइरिस एक और काम करता है, दैट विल डिसाइड द कलर ऑफ द आई। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग प्यूपिल। प्यूपिल एक छोटा सा होल होता है आंख के अंदर जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। आंख के अंदर कितने अमाउंट ऑफ लाइट का एंट्री होगा ये डिसीजन प्यूपिल बनाता है। स्मॉल सेंट्रल होल इन द आइरिस। आइरिस के अंदर एक सेंट्रल होल है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं आइरिस है, आइरिस के बीच में छोटा सा होल है। इस छोटे से होल को कहते हैं हम लोग प्यूपिल। काम क्या करता है प्यूपिल? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द साइज ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विट्रियस ह्यूमर। बच्चों विट्रियस ह्यूमर जेली लाइक एक लिक्विड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है लेंस के सरफेस को मॉइस्ट रखना। जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन रेटिना एंड आई बॉल। और सॉरी बच्चों ये विट्रियस ह्यूमर की बात है। विट्रियस ह्यूमर रेटिना और लेंस के बीच में होता है और काम इसका क्या है? तो मेंटेन्स द शेप एंड ओवरऑल आई हेल्थ। और दूसरा काम यहाँ पे बच्चों बताया गया है जो विट्रियस ह्यूमर क्या करता है? आई बॉल को साइज को मेंटेन, यस करेक्ट, आई बॉल के साइज को भी मेंटेन करता है, लेकिन दूसरा फंक्शन ये भी है उसका, लेंस के सरफेस को मॉइस्ट रखता है ताकि लेंस का सरफेस इंटैक्ट रह सके। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। जैसा कि मैं आपको बताया ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? रेटिना पे बने इमेज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन उन इमेज का इंटरप्रिटेशन करके एक रिजल्ट आपको दे पाता है जिसके कारण चीजों को आप देख पाते हैं। नर्व्स व्हिच कनेक्ट्स आई एंड ब्रेन क्या काम करता है? कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। जो विजुअल सिग्नल है आंख के अंदर डेवलप जो हुआ है उस सिग्नल को ब्रेन तक भेजा जाता है ताकि चीजों को इंटरप्रेट किया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शन। अब यहाँ पे सिलियरी मसल्स का हम लोग डिस्कशन किए हैं बच्चों। सिलियरी मसल्स क्या करता है? तो सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखता है, उससे एक पोजीशन पे बना के रखता है और जब भी आवश्यकता होती है तो लेंस के साइज को बढ़ाता है, लेंस के साइज को घटाता है अकॉर्डिंग टू द नीड।
इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, ये तय करने का काम होता है सिलियरी मसल्स का। क्या काम करेगा बच्चों? स्मॉल मसल्स दैट परमिट द लेंस टू चेंज इट्स शेप इन ऑर्डर टू फोकस नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नजदीक के ऑब्जेक्ट को फोकस रेटिना पे फोकस करना है या दूर के ऑब्जेक्ट को रेटिना पे फोकस करना है, इसके अकॉर्डिंग लेंस का फोकल लेंथ चेंज करना होता है। और फोकल लेंथ चेंज करने का काम कौन करता है बच्चों? तो ये काम करता है सिलियरी मसल्स। इसीलिए आप कहते हैं सिलियरी मसल्स क्या करता है, तो सिलियरी मसल्स के पास पावर ऑफ एकोमोडेशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है बच्चों आई का वो एबिलिटी जिसके कारण जब नजदीक देख रहा होता है तो आई को अडेप्ट करता है नजदीक की चीजों को देखने के लिए, और जब दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो वो आई को अडेप्ट करता है दूर की चीजों को देखने के लिए। इस प्रोसेस में लेंस का फोकल लेंथ चेंज करना होता है और फोकल लेंथ चेंज करने का काम करता है सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों आई बॉल। आई बॉल, आई लेंस। आई लेंस कैसा होता है? बाई कन्वेक्स लेंस होता है, कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। बच्चों प्रोटीनेशियस मटेरियल का बना होता है ये, और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या काम होता है इसका? फोकस द इमेज। क्या काम होता है बच्चों इसका? फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। लेंस का काम क्या होगा? तो जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाले लाइट को रेटिना पे फोकस करना ताकि चीजों का इमेज बन सके। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे रेटिना। रेटिना को स्क्रीन ऑफ द आई कहा जाता है। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं तो स्क्रीन पे बच्चों पिक्चर देख पाते हैं, ठीक वैसे ही आंख के अंदर आंख का जो स्क्रीन होता है वो रेटिना होता है, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना क्या करता है बच्चों? लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन ऑन द बैक वॉल ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के सबसे बैक साइड में लाइट सेंसिटिव सेल्स होल्डिंग एक मेम्ब्रेन है। और लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन, तो डिस्कस कर चुका हूं मैं। कौन सेल्स होता है? और रॉड सेल्स होता है, और रॉड सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी इन डीम लाइट, एंड कोन सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबिलिटी इन ब्राइट लाइट। Images are formed and transmitted to the brain. इमेज बनता है रेटिना पे, फिर नर्व ऑप्टिक नर्व के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को, उस ऑप्टिकल सिग्नल को ब्रेन के पास भेज दिया जाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे अक्वस ह्यूमर। अक्वस ह्यूमर क्या होता है बच्चों? एक विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है? एक काम होता है आई बॉल के साइज को मेंटेन करना, और दूसरा काम होता है लेंस के सरफेस को मॉइस्ट रखना ताकि लेंस इंटैक्ट रह सके। बच्चों साल्टी फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस क्या काम करता है? गिव्स द आई इट्स शेप, नूरिशेस द कॉर्निया एंड लेंस बाय सप्लाइंग न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन भी सप्लाई करने का काम करता है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू आई। बच्चों आई में कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला टर्म है आपके पास एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताया आई का वो पावर जिसके कारण नजदीक कुछ चीजों को देखने के लिए आई अपने आप को अडेप्ट करता है, फोकल लेंथ को कम करता है ताकि नजदीक की चीजों को देखा जा सके। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो आंख अपने आप को अडेप्ट करता है दूर की चीजों को देखने के लिए। इस प्रोसेस में आई के फोकल लेंथ आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना होता है। तो आंख का ये एबिलिटी जो एक समय में नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी देख लेता है और उसी समय दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख लेता है, इस एबिलिटी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन किसके कारण आता है बच्चों? ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिलियरी मसल्स। सर्टेन एज के बाद आगे हम लोग बात करेंगे प्रिस्बायोपिया नाम का डिफेक्ट ऑफ विजन है। एक्चुअली वो कॉज होता है वीकनेस ऑफ द सिलियरी मसल्स के कारण। तो बच्चों आपसे पूछा जाए पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन योर आंसर विल बी सिलियरी मसल्स। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ability
of eye lens to change the focal length to form image on the retina। आंख का वो एबिलिटी जिसके कारण ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसका इमेज रेटिना पे वो बना देता है, इस एबिलिटी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको नियर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये सबसे छोटा डिस्टेंस जहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम लोग आसानी से देख पाते हैं, उस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। बच्चों एक्चुअली इसका जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आंख के आगे 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों तो क्लियर कट आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर उसके नजदीक लाते हैं तो धीरे धीरे उसका पिक्चर ब्लर्ड होने लगता है और आंख पे स्ट्रेन आने लगता है, आंख में दर्द होने लगता है। तो आंख के सामने अगर कोई बुक है, कोई चीज आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अच्छे से देखने के लिए एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फार पॉइंट, नाम से पता चल रहा है फार पॉइंट क्या है, तो वो डिस्टेंस जहां तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को मेरा आंख देख पाता है उसे कहते हैं फार पॉइंट। तो बच्चों हम लोगों का अगर आई हेल्दी है तो एक हेल्दी आई का जो डिस्टिंक्ट विजन है, डिस्टेंस विजन है, फार पॉइंट है, वो इन्फिनिटी होता है। और जितना दूर आगे हो अगर फ्री स्पेस है तो इनफाइनाइट तक हम लोगों का आंख देख सकता है चीजों को। द फारदेस्ट पॉइंट द आई एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई, वो दूर का डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जहां के ऑब्जेक्ट को आंख क्लियर कट देख पाता है उसे कहते हैं फार पॉइंट। और बच्चों नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है मैं बता चुका हूं, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यानी कि अगर फ्री स्पेस है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, दूर से दूर की चीजों को हम लोगों का आई क्लियर कट देख पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है, तो यह एक डिफेक्ट ऑफ विजन है बच्चों, सर्टेन एज के बाद आंख में होता है और ये तब होता है जब आई लेंस के ऊपर एक मिल्की लेयर का डिपॉजिट हो जाता है। मिल्की लेयर डिपॉजिट होने के कारण या तो विजन ब्लर्ड हो जाता है या विजन 100% समाप्त हो जाता है, यानी कि पार्शियल विजन डैमेज होगा या मे भी कई बार कंप्लीटली विजन डैमेज हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कैटरैक्ट। बच्चों इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए, तो एक ही उपाय है सर्जिकल मेथड, जिसमें डॉक्टर्स आई लेंस के ऊपर से उस मिल्की लेयर को हटा देते हैं तो कैटरैक्ट ठीक हो जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चों, जहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है कैटरैक्ट का, ये आई का जो कलर आप देख रहे हैं ये मिल्की लेयर एक डिपॉजिट हो गया है और डॉक्टर्स अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो इस मिल्की लेयर को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ऐसा आई हो जाएगा और फिर विजन लोगों का रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैटरैक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। बच्चों बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है तीन कैटेगरी हम लोग देखते हैं, है तो कई कैटेगरी लेकिन बेसिकली हम लोग तीन ही पढ़ेंगे। एक कैटरैक्ट तो देख ही लिए और तीन और बात करेंगे हम लोग। एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है और एक प्रेसबायोपिया होता है। एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है लेकिन उसको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं मायोपिया का। मायोपिया क्या होता है बच्चों, तो वैसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें नजदीक के ऑब्जेक्ट को आंख अच्छे से देख तो पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को आंख अच्छे से नहीं देख पाता। जब दूर के ऑब्जेक्ट को आंख अच्छे से नहीं देख पाता तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मायोपिया। मायोपिया क्या है बच्चों, तो वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच आर डिफेक्टिव आई एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर पे रखा हुआ चीज नहीं देख पाता है। बच्चों मैं आपसे पूछूं ये मायोपिया का कॉज क्या हो सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया। बच्चों अभी मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मायोपिया का रीजन होता है या तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है या फोकल लेंथ कम हो जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे, मायोपिया का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया। या तो
मायोपिया होने पे होता कैसे है, या तो आई बॉल का साइज छोटा हो जा या तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है या लेंस का फोकल लेंथ छोटा हो जाता है। इस दोनों कंडीशन में आंख के अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट होता है। इस डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग मायोपिया। ठीक है बच्चों, इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया बच्चों, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। हिंदी में इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है, क्या कॉज हो सकता है मायोपिया का? तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है या उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है या फोकल लेंथ छोटा हो जाता है। कौन से लेंस का इस्तेमाल करके करेक्ट कर पाते हैं बच्चों? तो कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कई बार ये भी सवाल आपसे पूछ देता है, डाइवर्जिंग कौन सा लेंस है? ये डाइवर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस आई का वैसा डिफेक्ट है जिसमें बच्चों दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से तो देख पाते हैं, लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया आई का वैसा डिफेक्ट है जिसमें दूर की चीजों को आसानी से हम लोग देख पाते हैं, लेकिन नजदीक के चीजों को हम लोग आसानी से नहीं देख पाते। ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या हो सकता है? तो दो कॉज हो सकता है, या तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है या फोकल लेंथ बढ़ जाता है। बच्चों दो रीजन हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया का, या तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा या फोकल लेंथ उसका बढ़ जाएगा। बच्चों हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, कौन सा लेंस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए? कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, कन्वेक्स न देकर आपसे कह दे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बच्चों, कन्वेक्स लेंस जो होता है इनफाइनाइट से पैरेलल आने वाले लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कनकेव लाने वाले लाइट्स को स्कैटर कर देता है, इसलिए उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम लोग डिस्कस किए। एक मायोपिया जो जिसमें नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं लेकिन नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते, इसके लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं करेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे पास रे डायग्राम है किसका? हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया को। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ बच्चों। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर से अगर लाइट आ रही हो, यहाँ पे तो डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ। दूर से अगर लाइट आ रही है तो बच्चों दूर से आने वाले लाइट अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही होता है, और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रेटिना पे एक दूसरे को क्रॉस कर पाता है। रेटिना पे एक दूसरे को क्रॉस कर पाता है, और जब रेटिना पे क्रॉस करता है तो रेटिना पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन सिलियरी मसल्स जो इस लेंस को होल्ड किया हुआ है, उस सिलियरी मसल्स का पावर हो गया वीक, यानी कि आंख का एकोमोडेशन हो गया है खराब। उस कंडीशन में जैसे ही ऑब्जेक्ट को नजदीक रखेंगे तो ये लाइट ऐसे यहाँ पहुंचेगी। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पैरेलल था तो फोकस पे कटा, लेकिन यहाँ से लाइट डाइवर्ज होता हुआ लेंस तक पहुंचता है। ये लेंस इसको कन्वर्ज नहीं कर पाता है रेटिना पे, और ये क्रॉस-सेक्शन जो है, क्रॉस-सेक्शन बच्चों ये चला जाता है कहाँ? ये क्रॉस-सेक्शन चला जाता है इस लेंस से, इस रेटिना से बाहर। यही कारण है क्रॉस-सेक्शन रेटिना पे बना नहीं तो ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता है, फिर इमेज को हम लोग देख नहीं पाते। तो क्या करें हम लोग जो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखा जा सके, नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जा सके?
तो क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन को यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे बच्चों, इसमें लेंस लगाएंगे हम लोग कन्वेक्स। कन्वेक्स जैसे ही लगाएंगे इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा और नजदीक से आने वाले लाइट को देखिए, एक पहली बार में ये कन्वर्ज करेगा, पहली बार में ये कन्वर्ज करेगा और दूसरी बार में इसको रेटिना पे ये कन्वर्ज कर देगा। ये वो लेंस है जो लेंस हम लोगों ने लगाया कन्वेक्स लेंस, ये भी इस लाइट रे को कन्वर्ज करता है। अल्टीमेटली आंख का जो कन्वेक्स लेंस है वो भी कन्वर्ज करता है और अल्टीमेटली ये क्रॉस सेक्शन रेटिना पे बनता है, चीजों को देख पाते हैं। बच्चों ये आगे लेंस लगाने से होता क्या है, जैसे ही कन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो इस आंख को लगता है कि शायद लाइट कहाँ से आ रही है, काफी दूर से आ रही है, जिसके कारण इसका इमेज आसानी से रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आप हाइपरमेट्रोपिया समझ गए होंगे। सेम वे में हम लोग डील करते हैं। अच्छा बच्चों एक और चीज मैं बता दूं, मैं आपको बताया कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही नजदीक ऑब्जेक्ट रखा गया तो क्रॉस सेक्शन बाहर बना, इसका मतलब रेटिना अगर यहाँ होता, इस क्रॉस सेक्शन के ये ऐसा अगर रेटिना होता, आई बॉल ऐसा होता तो शायद रेटिना पे क्रॉस सेक्शन बन जाता। तो ऐसा आइडिया लगाया जाता है, हो सकता है आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में दो रीजन है, या तो इस लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया है या आई बॉल का साइज छोटा हो गया है। दो रीजन में हाइपरमेट्रोपिया का केस डेवलप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों मायोपिया का। मायोपिया डिस्कस कर चुके हैं, होता क्या है, तो नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया बच्चों, नजदीक एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ही आप नजदीक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज यहाँ से लाइट बच्चों लाइट लेंस पे इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद आसानी से लाइट को कहाँ पे फोकस कर दिया जाता है, तो रेटिना पे। अब रेटिना पे लाइट एक दूसरे से क्रॉस किया तो आसानी से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनता है, चीजों को देख पाते हैं। लेकिन ये नजदीक का पॉइंट चला जाए कहीं दूर, बच्चों दूर अगर कहीं चला जाए तो दूर से जो लाइट आती है ये आंख को ऐसा लगता है पैरेलल लाइट आ रही है, और पैरेलल लाइट आने के बाद ये रेटिना पे फोकस कर नहीं पाता है, ये फोकस कर देता है कहाँ पे, पहले ही रेटिना से पहले ही। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ मायोपिया का कॉज क्या हो सकता है, तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, आइदर इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल और डिक्रीज इन फोकल लेंथ। अब देखिए क्रॉस सेक्शन यहाँ आ गया, यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ कम गया होगा, या आई बॉल कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसके कारण रेटिना पे ही इमेज बन पाता, लेकिन रेटिना है कहाँ, यहाँ, तो माना जाता है आई बॉल का साइज बढ़ गया होगा, शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब क्या करें, करेक्ट कैसे करें हम लोग इसको, तो करेक्ट करने के लिए करना क्या है, इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ भेजना है, क्रॉस सेक्शन को रेटिना पे भेजना है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं डाइवर्जिंग लेंस अप्लाई करेंगे या कन्वर्जिंग लेंस अप्लाई करेंगे, तो निश्चित रूप से इस रे को मुझे अनवाइंड करना पड़ेगा, इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जाके क्रॉस सेक्शन बन सके। तो बच्चों इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज करने के बाद आसानी से फोकस पे इमेज इसका बन पाता है, चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं, आगे बात करते हैं। बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट्स। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या है बच्चों, ऐसा माना जाता है व्हाइट लाइट का कंपोजिशन 7 डिफरेंट कलर्स का है। व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर होता है, और लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे किया जा सके, तो एक प्रिज्म के द्वारा। बच्चों प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास का बना हुआ ट्रायंगुलर शेप्ड
स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का। इससे जब व्हाइट लाइट को पास करवाया गया, इससे जब व्हाइट लाइट को पास करवाया गया, आप देख रहे हैं ये व्हाइट लाइट है, तो इस प्रिज्म से पास करने के बाद व्हाइट लाइट का 7 पैटर्न 7 कलर्स डेविएट हो जाता है अलग अलग। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डेविएट होने का इंसिडेंस जब लाइट प्रिज्म से पास करता है कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्पर्शन, तो आप में भी आप डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ प्रिज्म। किसी एक प्रिज्म से अगर पास करे व्हाइट लाइट तो 7 डिफरेंट कलर्स में डेविएट हो जाता है, इसे कहा जाता है डिस्पर्शन। बच्चों 7 डिफरेंट कलर्स में डेविएट होने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया जाए तो एक स्क्रीन पे 7 कलर्स का पैटर्न बनता है। एक स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे बच्चों 7 कलर का पैटर्न बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस 7 कलर्स को कहते हैं हम लोग, इस पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन आफ्टर द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन के बाद स्क्रीन पे जो 7 डिफरेंट कलर का पैटर्न बनता है, उस 7 डिफरेंट कलर्स के पैटर्न को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम। डिस्पर्शन क्या है? व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाना जब उसे प्रिज्म से पास करवाया जाए, और 7 डिफरेंट कलर्स को अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं तो उस 7 कलर्स के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बच्चों ये 7 डिफरेंट कलर कौन कौन है तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे विबजियोर के नाम से जानते हैं। विबजियोर याद रखने के लिए विबजियोर आप कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी, आप और कोई तरीका से याद कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। आगे बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो अगर व्हाइट लाइट को हम लोग पास करवाते हैं किसी प्रिज्म से तो क्या गारंटी है जो वो 7 कलर्स व्हाइट लाइट का ही है? हो सकता है 7 कलर्स प्रिज्म का भी उसमें मिक्स हो गया हो। तो इस बात को प्रूव करने के लिए व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होता ही है या वो 7 कलर्स व्हाइट लाइट का ही कंपोनेंट है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें इन्वर्टेड प्रिज्म हम लोग लेते हैं। एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं बच्चों, 7 डिफरेंट कलर में डेविएट होता है, उसी 7 डिफरेंट कलर्स को एक इन्वर्टेड प्रिज्म से जब पास करवाते हैं तो बच्चों हम लोगों को दिखता है जो फिर से व्हाइट लाइट हम लोगों को मिल गया, फिर से व्हाइट लाइट हम लोगों को मिल गया। एक प्रिज्म से पास किया तो 7 डिफरेंट कलर में डेविएट हुआ, उस 7 डिफरेंट कलर्स के सामने इन्वर्टेड प्रिज्म डाल देते हैं तो फिर से व्हाइट लाइट हम लोगों को मिल जाता है। इसका मतलब है व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, जब 7 कलर्स को कंबाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं तो फिर से हम लोगों को व्हाइट लाइट मिल जाता है। इसको कहते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्यों कहते हैं? तो एक प्रिज्म से जब लाइट निकला तो 7 कलर्स का पैटर्न बना जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम को जब दूसरे प्रिज्म से, इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करवाया गया तो बच्चों 7 कलर्स मिलकर के व्हाइट लाइट फिर से बाहर रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आप देखेंगे रेनी सीजन में या ओकेजनली कभी भी बारिश हुई हो और जस्ट बारिश के तुरंत बाद अगर सनरेज निकल के आ जाए तो आकाश में आप देखेंगे बच्चों एक रेनबो फॉर्मेशन होता है। 7 कलर्स का बैंड क्रिएट हो जाता है जिसे रेनबो कहा जाता है। और रेनबो का फॉर्मेशन होता क्यों है? तो जो बारिश के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल एज अ प्रिज्म काम करता है और लाइट रेज को 7 डिफरेंट कलर में डेविएट कर देता है और उस 7 डिफरेंट कलर्स को हम लोग देखते हैं तो उसका नाम रेनबो देते हैं। बच्चों रेनबो का फॉर्मेशन होता क्यों है?
तो सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल प्रिज्म की तरह काम करता है और लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है, जिसके कारण 7 डिफरेंट कलर्स को हम लोग देख पाते हैं। बच्चों अगर हम लोग बात करें रेनबो का फॉर्मेशन, तो एक्चुअली इसमें 3 प्रोसेस है। रेनबो का फॉर्मेशन इसमें एक्चुअली 3 प्रोसेस है। पहला रिफ्रैक्शन, लाइट वाटर मॉलिक्यूल वाटर ड्रॉप के अंदर इन करता है, फिर वाटर ड्रॉप के अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर उसके बाद होता है डिस्पर्सन। बच्चों रेनबो का फॉर्मेशन दैट विल कंस्टिट्यूट 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। पहला प्रोसेस रिफ्रैक्शन, दूसरा प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड प्रोसेस दैट विल बी डिस्पर्सन। तो बच्चों it is a beautiful spectrum of light produced by refraction, dispersion and total internal reflection of sunlight by a spherical raindrop। बच्चों जो ये स्फेरिकल रेन ड्रॉप है आप देख रहे हैं, सनलाइट क्या हुआ, सनलाइट यहाँ से ये वाइट ये ईयर ड्रॉप के अंदर इन किया। जब ईयर ड्रॉप के अंदर इन करता है तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, और ईयर ड्रॉप में इन करने के बाद यहाँ जाने के बाद पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस एंड पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो ये 7 डिफरेंट कलर में बच्चों डिवाइड डिस्पोज हो जाता है, जिससे हम लोग 7 डिफरेंट कलर देख पाते हैं। तो एक प्रोसेस यहाँ पे होता है, एक प्रोसेस यहाँ पे होता है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, एक प्रोसेस यहाँ होता है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, एक प्रोसेस यहाँ होता है जिसे डिस्पर्सन कहते हैं। तो 3 प्रोसेस के बाद रेनबो का फॉर्मेशन हो पाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, आपको पता होगा, मैं फिर से इसको आपको बता दूं। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर है, ये डिफरेंट लेयर का अलग अलग डेंसिटी होता है। जैसे मान लिया जाए मैं डिफरेंट लेयर एटमॉस्फेयर का कंसीडर कर लेता हूं, डिफरेंट लेयर कंसीडर कर लूं, तो लाइट अगर यहां से आ जाए तो बच्चों ऊपर वाला जो लेयर होता है वो रेयर होता है, और नीचे वाला जैसे जैसे अर्थ के पास आ पाएंगे वो डेंसर होता जाता है। जैसे जैसे आप अर्थ के पास आते हैं वो डेंसर होते जाता है। तो रेयर से डेंसर जब भी लाइट आती है तो नॉर्मल की ओर फोल्ड हो जाती है। ये क्या होता है, नॉर्मल की ओर फोल्ड हो जाती है। अब बच्चों फिर से यहाँ पे नॉर्मल, फिर से ये नॉर्मल की ओर फोल्ड हो गया, फिर से बच्चों यहाँ पे नॉर्मल, रेयर से डेंसर फिर से आया, फिर नॉर्मल की ओर ये फोल्ड हो जाता है, फिर से यहाँ से नॉर्मल की ओर बच्चों ये फोल्ड हो जाता है। अब क्या है, आई हम लोगों का हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखता है, तो जब आई इसको देखेगा तो उसे चीज़ों को ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन के कारण लाइट का पाथ क्या हो गया, फोल्ड हो गया, लेकिन आई जब भी देखेगा तो स्ट्रेट लाइन में देखेगा। कोई चीजें अगर यहाँ है तो वो चीजें किसी पर्सन को यहाँ दिखाई देंगी, किस कारण से, ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से लाइट का पाथ वेंट हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग ये इंसिडेंस देख पाते हैं। बच्चों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है व्हाई स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट, रात में स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है। तो एक यहाँ पे रीजन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से फील कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे स्टार है, इसका क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इसका इमेज यहाँ बना, इस स्टार का इमेज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। थोड़े ही समय में इसका कंपोजिशन हो गया खराब, एटमॉस्फेयर का तो कंपोजिशन चेंज होते रहता है, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ अब ये डायग्राम क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। फिर थोड़ा सा डेंसिटी चेंज हुआ, हो सकता है ये डायग्राम यहाँ शिफ्ट हो गया। एक ही स्टार का इमेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होता रहता है,
जिसके कारण मुझे हम लोगों को फील होता है यहाँ से देखने के बाद एक स्टार बंद हो रहा है, दूसरा स्टार जल रहा है, लेकिन एक्चुअली बंद और जलता नहीं है, बस उस स्टार के इमेज का एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फॉर्मेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को समझ गए होंगे। व्हाट यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड व्हाई स्टार्स ट्विंकलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या है? तो द apparent position of a star is slightly different from the actual position due to the refraction of starlight by atmosphere। अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर के कारण कैसे पोजीशन चेंज हो जाता है, कैसे इमेज का शिफ्टिंग हो जाता है। तो यही आपसे बोला जा रहा है अपरेंट पोजीशन क्या होता है स्टार का, स्लाइटली डिफरेंट होता है। स्टार होता है कहीं और पे और उसका इमेज बनता है कहीं और, दिखता है मुझे कहीं और, है ना। अपरेंट पोजीशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दिस अपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी। अब क्या है, अपरेंट पोजीशन एक जगह इमेज बना लेकिन वो इमेज स्टेशनरी नहीं रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हो रहा होता है। तो कभी एक प्लेस पे इमेज बनेगा, कभी दूसरे प्लेस पे इमेज बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कभी एक प्लेस पे इमेज बनेगा, कभी दूसरे प्लेस पर। मेरे पास वो स्लाइड है नहीं, मैं डिलीट कर दिया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज होते रहता है, डेंसिटी चेंज होते रहता है, टेम्परेचर चेंज होते रहता है, जिसके कारण लाइट का अलग अलग जगहों पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। तो स्टार से जो लाइट का पाथ मेरे पास पहुंच रहा होता है वो पाथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द atmosphere. The amount of light entering our eye forms a particular star increases from a particular star increases or decreases randomly with time। अब जो अलग अलग जगहों से लाइट आती है, अलग अलग जगहों पर इमेज फॉर्मेशन होता है, तो अलग अलग टाइप का लाइट मेरे आंखों के अंदर आता है, जिसके कारण हम लोग फील कर पाते हैं कि कभी उसका लाइट ज्यादा हुआ, कभी उसका लाइट कम हुआ। Sometimes stars appears bright, another time it appears fainter. This result is twinkling effect of the star। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बच्चों मैं आपको बताया अभी, जो कैसे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर का डेंसिटी चेंज होता है और उस डेंसिटी के चेंज होने के कारण स्टार का अलग अलग जगहों पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वो एटमॉस्फेयर के द्वारा जब रिफ्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहां से मैंने पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार तो ट्विंकल करता है, लेकिन क्वेश्चन है द प्लैनेट डू नॉट शो ट्विंकलिंग। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता? तो बच्चों सबसे बड़ी बात है, प्लैनेट अर्थ के काफी नजदीक है और प्लैनेट से लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट भी आता है अर्थ के पास। एक तो नजदीक है और दूसरा बहुत बल्क में लाइट हम लोगों के पास आ पाता है। ये दो रीजन है जिसके कारण प्लैनेट का ट्विंकलिंग पॉसिबल नहीं। तो द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लैनेट का पोजीशन अर्थ से काफी नजदीक है, एक रीजन ये। दूसरा रीजन, द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम इज मच ग्रेटर। जो प्लैनेट से लाइट आती है अर्थ के पास वो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण ट्विंकलिंग पॉसिबल नहीं। हेंस द फ्लक्चुएशन कॉज्ड इन अमाउंट ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आज नेग्लिजिबल as compared to the amount of light received from them।
अगर स्टार आप जानते हो स्टार काफ़ी दूर है, स्टार से लाइट आती है तो बीच में रिफ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन प्लैनेट अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ से लाइट आने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता, उसके अपरेंट पोजीशन में चेंजेस नहीं होता। यही कारण है जब प्लैनेट को हम लोग ट्विंकल करता हुआ नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या रीजन है? जो सन के हॉरिजन से ऊपर आने के पहले ही हम 2 मिनट पहले ही हम लोग उसे देख पाते हैं, या सन सेट हो चुका है, डूब चुका है, फिर भी 2 मिनट तक सन को हम लोग देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बच्चों आप देख पाएंगे जो मैं आपको डिस्कस किया कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, सेम फिनोमिना यहाँ पे है। आप देख रहे हैं जो हॉरिजन है, हॉरिजन से नीचे आने के बाद ये सन का स्ट्रक पोजीशन आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से लाइट आने में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कंटिन्यूअसली या पाथ बेंड होता हुआ इस पर्सन के पास पहुँचता है, और पर्सन जब भी देखता है तो उसे स्ट्रेट लाइन में देख पाता है। तो सन का जो सन यहाँ है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बन जाता है इस हॉरिजन से ऊपर, जिसके कारण ऐसा फील होता है जो शायद सन अभी हॉरिजन के ऊपर ही है और आसानी से हम लोग देख पाते हैं। और सेम प्रोसेस सनसेट के समय होता है, जब एक्चुअली सन यहाँ आ चुका होता है उस समय इस पर्सन को सन का पोजीशन यहाँ दिखाई देता है। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बच्चों बेसिकली आपसे पूछा जाता है व्हाई अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज कॉज्ड, तो इसका मेन रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मैं आपको बता दूं बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कैटरिंग होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, उसका नेचर है लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो रेडिएट करता है। तो एब्जॉर्ब करके रेडिएट करने के प्रोसेस को कहा जाता है स्कैटरिंग। बच्चों स्कैटरिंग उस लाइट का सबसे ज़्यादा होता है जिसका वेवलेंथ कम हो, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका स्कैटरिंग मिनिमम होता है। बच्चों ब्लू कलर का वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसका स्कैटरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग होने के बाद लाइट बिखरता है, और बिखरने के बाद वो मेरे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण स्काई ब्लू दिखाई देता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स एयर पार्टिकल अवेलेबल है या डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है, सब के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसके बाद स्कैटर किया जाता है। स्कैटर करते समय सिर्फ कम वेवलेंथ वाले लाइट का स्कैटरिंग होता है, और उसको जैसे हम लोग देखते हैं तो कलर हम लोगों को ब्लू दिखाई पड़ता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव साइजेस स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। दे स्कैटर ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली दैन रेड of longer wavelength. The scattered light enters the eye, the sky appears blue. जैसे नेचर में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, एयर पार्टिकल्स है, वो लाइट को पहले अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो रेडिएट करता है, और रेडिएशन जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है, वो मैक्सिमम होता है ब्लू लाइट्स का। ब्लू लाइट्स कहूँ तो जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो वेवलेंथ कम किसका होता है? तो ब्लू का होता है जनरली। वैसे आप कहोगे वायलेट का सबसे कम होता है, लेकिन एक मिला जुला कलेक्टिव इफेक्ट दिखता है हम लोगों को ब्लू कलर का। तो वही लाइट सिर्फ मेरे तक पहुंच पाती है, उसको जब मैं देखता हूं तो हम लोगों को कलर अपीयर होता है, स्काई कलर या ब्लू कलर हम लोग कहते हैं। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर होने का क्या रीजन है बच्चों? रीजन याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू? रीजन इज दैट द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, ये तो मैंने डिस्कस किया। स्कैटरिंग के कारण ही हम लोग देखते हैं जो जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, उस समय हम लोगों को सन का कलर ऑरेंज दिखाई देता है या रेड दिखाई देता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो बच्चों, जिस समय सनराइज और सनसेट का समय होता है उस समय सन हम लोगों से काफी दूर होता है। दूर होने के कारण वहां से लाइट आते आते सभी लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, सभी लाइट बिखर जाता है और रेड का वेवलेंथ होता है ज्यादा, जिसके कारण सिर्फ रेड लाइट ही हम लोगों तक पहुंच पाता है। यही रीजन है जो मॉर्निंग में सनराइज के समय या सनसेट के समय सन का कलर हम लोगों को रेड दिखाई देता है। क्या है बच्चों, रीजन क्या है? तो कम वेवलेंथ वाला लाइट रास्ते में ही स्कैटर हो जाता है और सिर्फ हम लोगों के पास जो पहुंचता है वो ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट ही पहुंच पाता है। यही कारण है जब हम लोग सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड फील कर पाते हैं या ऑरेंज फील कर पाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये डेंजर का साइन बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये डेंजर का साइन रेड ही क्यों होता है बच्चों? ये डेंजर का साइन ये डेंजर का साइन रेड ही क्यों होता है? तो शायद आप जवाब दे पाएंगे बच्चों। रेड कलर का वेवलेंथ होता है ज्यादा, कितना भी दूर से ऑब्जेक्ट को, दूर से उस रेड कलर को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिकॉज रेड कलर का स्कैटरिंग नहीं होता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। यही रीजन है जो भी डेंजर साइन है उसका कलर रेड हुआ करता है। करेक्ट? रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, बिकॉज द लॉन्गर वेवलेंथ रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड कैन रीच फार डिस्टेंस। बहुत ही कम स्कैटर होता है लार्जर वेवलेंथ वाला लाइट और वो आसानी से दूर तक पहुंच पाता है। तो रेड कलर्स दूर तक के लोगों को दिखाई देता है जहाँ कोई डेंजर साइन वहाँ पे लगा हुआ है। यही कारण है कि डेंजर साइन को हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, ये मेरा ओवरऑल हम लोगों का आई का लेक्चर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का लेक्चर ये पसंद आएगा और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है डेफिनेटली आप भी देखिए और अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए बच्चों। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एनर्जी का काम करता है और फिर से मैं फुल ऑफ एनर्जी होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना पाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।